स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मेरा नाम प्रितेश माथुरकर है। मैं आप सभी का मेरे तरफ से एंड मेरी पूरी टीम के तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे 6th लेक्चर में, एक सीरीज के जिसका बहुत इनोवेटिव नाम है ज्योग्राफी मैटर्स। तो अगर आप इस सीरीज को डे 1 से देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, तो आप जानेंगे कि इस सीरीज के नाम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है एंड फुल स्टॉप है। तो क्या ज्योग्राफी मैटर करती है? हाँ, ज्योग्राफी मैटर करती है। क्या सही में ज्योग्राफी मैटर करती है? जी हाँ, सही में ज्योग्राफी मैटर करती है। एंड इन द एंड फुल स्टॉप कि ज्योग्राफी ही मैटर करती है। तो गाइज, ये जो इनोवेटिव सीरीज हमने आपके लिए लाई है, इस सीरीज से हम 3 ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं। वी आर हियर टू फुलफिल 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ रिगार्ड्स टू द ज्योग्राफी डिसिप्लिन। तो गाइज, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव के सिवा मैं इसे कहना चाहूंगा कि ये मेरा आपसे वादा है, पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आपसे वादा है कि हम लोग सबसे पहले थ्रू दिस सीरीज हम लोग टारगेटेड कंटेंट पढ़ेंगे जिसकी डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी रहेगी। कहाँ पे? प्रीलिम्स में एंड मेंस में। तो आप जो भी मुझसे पढ़ेंगे वो डायरेक्टली ट्रांसलेट होगा एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स इन प्रीलिम्स, एंड इट विल बी हैविंग अ डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन मेंस टू। ओके, मेंस में कम से कम 100 से 300 मार्क का आपको इस सीरीज से टारगेट रहेगा। तो गाइज, प्लीज इस कंटेंट को लाइटली मत लीजिए। दिस कंटेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड इट्स माई प्रॉमिस टू यू, ओके, कि मैं आपको प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए बखूबी प्रिपेयर कराऊंगा। तो थ्रू दिस सीरीज मैं आपका लगभग 50 to 60% ज्योग्राफी GS सिलेबस कंप्लीट करना चाहूंगा। एंड हम लोग कुछ एडवांस लेवल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे ताकि वो कंसेप्ट्स आपको बहुत इजी लगे व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एंड यू एक्चुअली राइट आंसर्स फॉर योर मेंस। तो आपका 50-60% सिलेबस में इसी सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर दूंगा एंड आपके एडवांस लेवल टारगेटिंग भी मैं ले लूंगा। इसके साथ साथ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आप लोगों के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूंगा जो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, एवरी डे इन दिस सीरीज, यानी हर एक लेक्चर में इस सीरीज के हम लोग स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में रिविजन करते हैं पहले लेक्चर की जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। देन आई इंट्रोड्यूस यू टू न्यू कंसेप्ट्स एंड फिर हम जानते हैं कि उस नए कंसेप्ट्स की यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मींस आई ट्राई टू डिपिक्ट देम ऑन मैप्स। तो गाइज, इस सीरीज का जो अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है, USP जिसे हम लोग कहते हैं, कि मैं आप लोगों की मैपिंग भी ले रहा हूं थ्रू दिस सीरीज। तो अगेन, इट्स माय बिगर प्रॉमिस टू यू दैट आई विल बी कवरिंग द एंटायर वर्ल्ड एटलस विथ यू थ्रू दिस सीरीज। तो प्लीज bear with me and please have a very keen ear to whatever I say in this series. तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। एंड गाइस, शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, आप सबको मेरा नाम तो पता है, प्रितेश माथुरकर। आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी एट स्टडी IQ IAS। तो गाइस, अगर आप इस ज्योग्राफर से, जो ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन भी है, ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, एंड ऐसे ज्योग्राफर से जो 4 कॉन्टिनेंट्स खुद ट्रैवल करके आया हुआ है। यस, आई हैव ट्रैवल्ड द 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बाकी है, लेट्स सी कैसे कैसे वो कवर करता हूँ। बट इफ यू वांट टू लर्न ज्योग्राफी डिसिप्लिन एज एन ऑप्शनल फ्रॉम मी, तो आपके लिए एक बेहद बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि स्टडी IQ IAS आपके लिए एकदम स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट ला रहा है फॉर द न्यू बैच ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो स्टार्ट हो रही है 24 जुलाई से। तो रोज आपके 1 बजे क्लासेस रहेंगे। यू विल हैव लाइव क्लासेस विथ मी, प्लस यू विल गेट रिकॉर्डिंग, प्लस हम लोग उसमें डाउट सेशन रखते हैं, प्लस हम लोग उसमें डेली की असाइनमेंट, डेली का सिनॉप्सिस भी लेते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यू आल्सो गेट टेस्ट सीरीज। एंड सबसे बड़ी चीज, आपको मेरा साथ मिलता है। तो गाइज, इफ यू वांट कि आप और मैं एक बहुत बड़ी जर्नी पे, ज्योग्राफी मैटर्स से भी बड़ी जर्नी पे चले, तो प्लीज इसे एनरोल कीजिए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PM Live, एंड ये कोड यूज करके आप बेसिकली 15,999 में एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, स्पेशल डिस्काउंट खास आप लोगों के लिए, आप बेसिकली ये जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी ऑफ ज्योग्राफी मैटर्स। लेट मी जस्ट क्विकली रिकैप
कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था एंड आज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो गाइज इन द लास्ट क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि कैसे हमारे वर्टिकल सर्कुलेशन सेल्स बनते हैं, उनके वजह से कैसे हमारे पास यू हैव दी प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ। तो हमने जो पहली सेल पढ़ी थी वो सेल थी हेडली सेल, सेकंड सेल जो पढ़ी थी वो थी फेरल सेल, एंड जो लास्ट सेल थी उसे हम लोग कहेंगे पोलार सेल। तो गाइज बिकॉज ऑफ हेडलीज, पोलार एंड फेरल सेल जो प्रेशर बेल्ट्स बन रहे थे धरती पे वो कुछ इस तरीके के थे। तो आपको इक्वेटर पे मिल रहा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ओके। आपको ट्रॉपिकल एरियाज, सब ट्रॉपिकल मार्जिन पे मिल रहा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। देन अलोंग दी सब पोलर लैटिट्यूड्स अराउंड 60 to 65 डिग्रीज आपको मिल रहा था सब पोलर लो प्रेशर, एंड एट पोल्स यू आर हैविंग पोलर हाई प्रेशर, ओके। इसमें से मैंने आपको बताया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ये डायरेक्टली इंड्यूस होता है, किस वजह से? सन के इंसोलेशन की वजह से। बट क्या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर लो प्रेशर क्या ये सन के वजह से इंड्यूस हो रहे हैं? तो गाइज इसका जवाब है ना। क्यों? बिकॉज ये किस वजह से इंड्यूस हो गए? हवा इक्वेटर से ऊपर उठेगी, जैसे ये पोल्स की तरफ डाइवर्ट होना चालू होगी कौन सा फोर्स लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। तो बिकॉज ऑफ दिस हवा क्या होगी? डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। डिफ्लेक्ट होगी, ठंडी होगी, तो इट विल सिंक एट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर दिस लैटिट्यूड्स, जिसे हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों कहते हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन वंस द एयर डिसेंड्स ओवर हियर, एक ब्रांच आता है इक्वेटर की तरफ, दूसरा ब्रांच जाता है हमारा सब पोलर लैटिट्यूड्स की तरफ, जहां पे पोलर पोल्स से आती हुई ठंडी हवा वहां मिलती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू हैव फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट ओवर हियर। तो गाइज ये जो लो प्रेशर है ये लो प्रेशर डायनामिकली इंड्यूस्ड है, एंड ये जो हाई प्रेशर है ये भी डायनामिकली इंड्यूस्ड है। ये सब हमने कल बहुत बखूबी पढ़ा। एंड बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर यहाँ पे आपको रेंज मिलते हैं, बट वो रेंज इतने ज्यादा नहीं रहते जैसे हमें इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे मिलते हैं। यहाँ पे रेंज सबड्यूड रहेंगे, दे विल हैव अ समर मैक्सिमम, एंड विंटर में जो रेंज मिलेंगे जनाब वो किस वजह से मिलेंगे? फ्रंट से वजह से। क्यों? बिकॉज यहाँ से गर्म हवा जाएगी ऊपर, ऊपर से ठंडी हवा आएगी नीचे, सो दिस विल बी कोल्ड, दिस विल बी हॉट। तो वेयर टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास। एयर मास एक बहुत बड़ा वर्ड है जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एयर मास मीन्स एक बहुत बड़ा हवा का चंक, एक बहुत बड़ा हवा का टुकड़ा जिसमें हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट जो रहता है किसका? प्रेशर एंड टेम्परेचर का, वो एकदम वीक होता है। यानी अगर आपको मैं किसी भी हाइट पे लेके जाऊं तो आपको इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर मिलेगा। तो अगर ऐसे दो बड़े एयर मासेस, बहुत बड़े एयर के टुकड़े आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटरैक्ट करेंगे एंड अगर वो घूमने लग गए तो उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो विंटर्स में गाइज यहाँ पे जो रेन आएगा वो फ्रंटल मैकेनिज्म से आएगा, वो बेसिकली आएगा टेम्परेट साइक्लोन्स के वजह से। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट मुझे आपके साथ ये डिस्कस करने में इसलिए बेहद खुशी होती है बिकॉज अभी तक जो आप ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हो वो काफी ऐसी रही है कि उसकी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पता नहीं है। तो थ्रू दिस सीरीज गाइस मैं आपको ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ कि कैसे ज्योग्राफी मैटर करती है टू लिव ऑन अर्थ, कैसे ज्योग्राफी मैटर करती है धरती पे जीने के लिए, कैसे ज्योग्राफी मैटर करती है हमारे और आपके लाइफ में। तो गाइस दिस इज वेयर यू हैव द कॉनिफरस ताइगा बेल्ट, एंड इसके ऊपर आपका आता है ट्री लाइन, ट्री लाइन के ऊपर आपका आएगा टुंड्रा रीजन, जहां पे ट्रीज मिलेंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं। यू विल हैव स्मॉल मॉसेस, यू विल हैव स्मॉल लिचन्स। तो गाइस चलिए आज का जो लेक्चर है जिसका एक्चुअल कंटेंट है मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट अभी तक का समझ में आ गया होगा एंड आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो आज का लेक्चर बेहद स्पेशल है बिकॉज आज के लेक्चर में मैं आपके साथ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो बेसिकली आपने 8th 9th 10th में तो पढ़ा है बट कभी समझा नहीं है, ओके। एंड वो टॉपिक का नाम है द ग्लोबल प्लैनेटरी बेल्ट्स, कि वो कैसे बहती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है धरती के लाइफस्टाइल को। तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ द ग्लोबल विंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं
एंड इसके लिए मुझे आपका प्रेशर बेल्ट्स का नॉलेज लगेगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो गाइस क्विकली आई एम अगेन ड्रॉइंग द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। आप सबको पता है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो इक्वेटर पे हमारा बनेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ओके, देन यू हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ओके, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ओके, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये ऊपर का हो गया हमारा सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये हमारा पोलार हाई प्रेशर एंड सेम ओवर हियर। एंड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की थी कि जो हमारा सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है किसका, सदर्न हेमिस्फीयर का गाइस, ये बाय एंड लार्ज कंटिन्यूस रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली क्या है, ओशंस है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लैंड नहीं है। लैंड फट से ठंडी होगी, फट से गर्म भी होगी। क्यों? बिकॉज लैंड की क्या ज्यादा है, क्या स्पेसिफिक हिट पानी से नहीं, पानी की स्पेसिफिक हिट लैंड से बहुत ज्यादा है। तो गाइस लैंड जो है वो एकदम से गर्म होगी, एकदम से ठंडी होगी। तो प्लीज रिमेंबर दिस। मैंने आपको कल एनालॉजी भी दी थी कि समर्स में देखिएगा आपके घर के बाहर की जो जमीन रहेगी धूप में मस्त तपेगी, एंड जैसे ही इवनिंग होगी वो लैंड ठंडी भी हो जाएगी। तो इवनिंग में आप निकलते हो ना इवनिंग वॉक के लिए, तो तब लैंड कैसे हो जाती ठंडी। बट पानी ऐसा नहीं है जनाब, पानी गर्म होने के लिए भी टाइम लेगा एंड पानी ठंडा होने के लिए भी टाइम लेगा। इसलिए जो प्रेशर बेल्ट आपको पानी पे मिलेगा, जैसे एस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ये बाय एंड लार्ज कंटिन्यूअस रहेगा। इक्वेटोरियल लो प्रेशर भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये बाय एंड लार्ज कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? बिकॉज इक्वेटर पे सेम सीजन है। इक्वेटर पे क्या कोई सीजन वेरी करता है? नहीं, थ्रू आउट द ईयर आपको एक ही सीजन मिलेगा, इसका कुछ नाम नहीं है उसे, चलिए मैं बोल देता हूँ इक्वेटोरियल सीजन। इक्वेटोरियल सीजन यानी क्या कि डेली टिल दी 12 PM यहाँ पे ह्यूमिडिटी बिल्ड होगी, 2 से लेके 6, 7, 8 बजे तक झमाझम बारिश होगी। देन अगेन इन द इवनिंग द स्काई विल क्लियर आउट इन द नाइट, देन अगेन इन द मॉर्निंग ह्यूमिडिटी विल स्टार्ट बिल्डिंग अप। तो गाइस इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल सीजन। भी कहते हैं इन द सेंस कि ये ऑफिशियल ज्योग्राफिकल नाम नहीं है, बट आप ध्यान में रखने के लिए रख सकते हैं कि इक्वेटर पे एक ही सीजन चलेगा 12 ही महीने 365 दिन। ओके, तो जस्ट एक्रोनिम सो दैट आप लोग इसे रिमेंबर कर सके, इक्वेटोरियल सीजन। ओके, नेवर चेंजिंग, अनचेंजिंग सीजन है, ठीक है। तो गाइस अभी हमें पढ़ना है कि ये ग्लोबल विंड्स बनते कैसे हैं एंड ये ग्लोबल विंड्स की मूवमेंट कैसी होती है। तो इसके लिए हमें 2 चीजों का ज्ञान चाहिए था। वो था हमारा कोरियोलिस फोर्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, एंड दूसरा है हमारे प्रेशर बेल्ट धरती के जो हमने लास्ट क्लास में कवर किए। तो चलिए गाइस अभी समझते हैं कि ये फॉर्म कैसे होंगे, इनकी मूवमेंट कैसे होगी एंड ये धरती पे इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे। तो गाइस एज वी हैव स्टडीड यस्टरडे, जो भी हमारा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया कैसा है हमारा, हाई प्रेशर एरिया इज एरिया ऑफ डाइवर्जेंस, एंड लो प्रेशर एरिया कैसा है, लो प्रेशर एरिया इज एरिया ऑफ कन्वर्जेंस। सो गाइस हाई प्रेशर से हवा किस तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। आप सबको ये पता है। वैसे ही पोल्स के हाई प्रेशर से हवा आएगी सब पोलर की लो प्रेशर की तरफ, एंड एंटार्क्टिका में भी सेम, पोल्स से जो भी हवा आएगी इट विल कम फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। बट क्या ये सही में ऐसा रहेगा? नहीं। ओके, ये कुदरत है जनाब, ये धरती है जनाब। अंडरस्टैंडिंग अर्थ इज नॉट सो सिंपल। अर्थ इज अ डायनामिक एंटिटी। अर्थ पे जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इतने आसान नहीं होते, ठीक है। धरती माँ है हमारी, ओके, एंड माँ को समझना आसान नहीं है। माँ को जिसने समझ लिया वो बेसिकली जिंदगी समझ लेता है। इसलिए इफ यू अंडरस्टैंड द अर्थ, इफ यू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, देन यू अंडरस्टैंड योर लाइफ टू। ओके, तो गाइस नाउ प्लीज पे वेरी अटमोस्ट अटेंशन, प्लीज एकदम अटमोस्ट अटेंशन बोर्ड पे कीजिएगा, बिकॉज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड आई एम रिएटरेटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि हमें किसका नॉलेज जरूरी है, कोरियोलिस फोर्स का एंड प्रेशर बेल्ट्स का। आप बोले कि सर आप इतने बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, व्हाई रिएटरेटिंग द सेम थिंग? बिकॉज इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे घुमा फिरा के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है एंड आप बेसिकली गलत करके आ जाते हो। तो अगर आपको किसी भी चीज का रूट कॉज पता है तो उस पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलत करके नहीं। एंड गाइस
सीक्रेट बताना चाहूंगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, स्टडी IQIS की। हम लोग बेसिकली आपको ऐसा ही कंटेंट देते हैं जिसमें आपके बेसिक्स पहले डेवलप हो जाए, जिसमें आप चीज़ों का रूट कॉज समझ पाए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करके आओ। तो दैट इज द ग्रेट सीक्रेट, और shall I say that is our गुरु मंत्र ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंड लेट मी क्विकली बेसिकली टीच यू हाउ द विंड्स फंक्शन। सो पहले मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल यूज इट ऑन द मैप्स टू। ओके, आई एम ड्रॉइंग द अर्थ फॉर यू ऑल। ओके, अ बिग स्फीयर so that you all get to know how the winds flow and how in which direction they move upon. So guys, मैं जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, मैं प्रेशर बेल्ट्स को लाइन लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। सो यू हैव द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, चलिए इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ओके, so this is your equatorial low pressure belt. Okay, then you have the subtropical high pressure belt. This is your STHPB. Okay, then you have the STHPB of the southern hemisphere. आपको मिलता है subtropical high pressure belt of the southern hemisphere. इसके बाद you have the subpolar low pressure belt of the northern hemisphere, and you have the subpolar low pressure belt of the southern hemisphere, and lastly you have the polar high pressure. You have the polar high pressure. So guys, what are global planetary winds basically? तो एक बहुत ही रिवीलिंग इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन अगर आप समझ जाओगे तो आज आपको ज्योग्राफी सही में पढ़ने का मजा आ जाएगा कि सर ऐसा अप्रोच तो हमें पता ही नहीं था, ये इतना सिंपल है, ये हमें पता नहीं था। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। तो अगेन द सेम थिंग। ओके, द एयर इज राइजिंग फ्रॉम द इक्वेटर, हवा इक्वेटर से ऊपर उठ रही है, ये ट्रोपोपॉज से डाइवर्ज हो रही है कहां पे, पोल्स की तरफ। बट क्या ये पोल्स की तरफ डाइवर्ज होगी? नहीं, ये सिंक कहां कर देगी? अलोंग दी 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ। तो ये हवा सिंक करके ऐसी आ गई, इसने ये एक सेल कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सेल नंबर 1। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हेडली सेल। वैसे ही यहां से हवा जाएगी सब पोलर यहाँ पे तरफ, यहाँ से हवा आके मिलेगी ठंडी हवाई से। तो यहाँ पे एक हवा का क्या हो रहा है? फोर्स अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो दिस फोर्स अपलिफ्टमेंट इज कमिंग ओवर हियर, इट इज कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर सेल। इस सेल का नाम है फेरल सेल, एंड ये हवा ऊपर जाएगी कहाँ? पोल्स की तरफ। पोल्स की तरफ कन्वर्ट होके, सिंक होके, नॉट कन्वर्ट होके, ये एक सेल कंप्लीट कर देगी जिसका नाम है हमारा पोलर सेल। तो गाइस, ये जो सेल्स है ये वर्टिकल मेरिडोनियल सेल्स। तो गाइस अभी ध्यान से देखिएगा, जो हवा 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ, दिस इज 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ। हम लोग पूरे लैटिट्यूड्स पहले मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। साउथ, दिस इज 60 to 65 डिग्री साउथ, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। तो गाइस देखिए, जो मैंने कल आपको बोला आज मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये जो हवा सिंक होके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है, ये जो हवा आ रही है कहां मूव कर रही है? दिस इज मूविंग अलोंग द सरफेस, राइट? अरे अर्थ तो 3D है ना जनाब। सो जो भी हवा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां आएगी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। ये प्रेशर बेल्ट कैसा है? हाई प्रेशर है। ये प्रेशर बेल्ट कैसा है? लो प्रेशर है। तो जब भी हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, जिसे हम लोग एडवेक्शन भी कहते हैं, तो गाइज ये एडवेक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा? ये एडवेक्शन रहेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिस डायरेक्शन में आपका कौन सा फोर्स है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। तो गाइज ये जो हवा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स की तरफ आ रही है सिंक होके, तो ये हवा कैसे फ्लो कर रही है? दिस एयर इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस, एंड गाइज this air which comes from the subtropical high pressure to equatorial low pressure along the surface is nothing but the trade winds. आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे? इन्हें हम लोग नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कैसे बोल दे रहे हो? आप बोल रहे हो सर कि जो हवा
अलोंग द सरफेस फ्लो कर रही है, कहाँ से जो हवा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे सिंक हो रही है, वो हवा जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है। अब बोलो सर वही ट्रेड विंड्स है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट? मैं बोलूंगा यस सर, ऐसे कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? गाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल, फोकस ऑन द वर्ड। तो गाइज जो हवा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है, आइडियली बोल रहा हूं मैं, आइडियली वो कैसे आनी चाहिए? सीधी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो आइडियली द एयर शुड कम लाइक दिस, आइडियली द एयर शुड कम लाइक दिस, आइडियली द एयर शुड कम लाइक दिस। ओके, मैं ये जो एरो बना रहा हूं ये आइडियल कंडीशंस है। आइडियल मींस हवा किस बेसिस पे बहेगी? ऑन द बेसिस ऑफ पीजीएफ, है ना? जैसा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वैसी हवा आनी चाहिए, है ना? एम आई राइट? यस। सी, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, तो एयर शुड कम फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे सीधे। बट अगेन ये हमारी माँ है, अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, अर्थ का डायनामिज्म काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या ये हवा ऐसी आएगी? सिंपल आंसर इज नो। व्हाई? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कौन सा फोर्स लगेगा? यस, टेल मी विच फोर्स विल बी एप्लीकेबल? यस, ऑफ कोर्स, यू ऑल आर राइट, इट इज द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? अगर कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो विंड को किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है? टुवर्ड्स द राइट। एंड अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में है तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा विंड को? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो नाउ प्लीज फोकस ऑन दिस। ये हवा तो आइडियली ऐसे आनी चाहिए, बट क्या ये हवा इस डायरेक्शन में आएगी? नहीं, हवा अपने किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? अपने राइट में। Why? Because we are in the northern hemisphere. So the air is coming like this. With respect to air, इसका राइट डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। With respect to this, इसका डायरेक्शन कहाँ पे? ये वाला। With respect to this, इसका डायरेक्शन कहाँ है? ये वाला। अभी फिर से देखिएगा, ideally the air should come from the subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt like this. आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताइएगा? यस, आनी चाहिए। बट क्या ये हवा आइडियली इस डायरेक्शन में आएगी? नहीं। अभी हम लोग किस हेमिस्फीयर में हैं? नाउ वी आर इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, हम लोग 0 डिग्री के नीचे आ गए हैं। तो हवा गाइस कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, है ना? तो ये हवा की ऐसी डायरेक्शन, ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो गई? लेफ्ट की तरफ। ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो गई? अपने लेफ्ट की तरफ। ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो गई? अपने लेफ्ट की तरफ। Now guys, you tell me which is this direction? This is northeast to southwest and this is southeast to northwest. So guys, these are called as northeast trade winds, जिसे हम लोग northeast trades भी कहते हैं। and इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे southeast trade. Please remember this very carefully. इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे ज्योग्राफी, कैसे जियोफिजिक्स, कैसे धरती का रोटेशन इंफ्लुएंस कर रहा है किसको? द फॉर्मेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द ग्लोबल विंड्स। तो जो पहली ग्लोबल विंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेड विंड, जिसे हम लोग ट्रेड्स भी कहते हैं। ओके, तो ट्रेड विंड्स कैसे आ रही है? Ideally, the wind should come straight from subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt. क्या ये विंड सीधी आएगी? नहीं, ये विंड डिफ्लेक्ट होगी अपने राइट में इस तरफ एंड अपने लेफ्ट में इस तरफ। इसलिए जिस डायरेक्शन से विंड हमें परसीव होती है आते वक्त, जैसे आप खड़े हो, किस डायरेक्शन से विंड आपके पास आ रही है, उसे जिस डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट होती हुई हमें नजर आती है, उसे हम लोग ये नाम देते हैं। तो गाइज, what are the trade winds? What are the trades? It is nothing but the surface movement of the wind which is coming from the high pressure to the low pressure, from the subtropical high pressure to subpolar low pressure. And जैसे ये विंड आ रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कौन सा फोर्स लग रहा है? कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन। तो गाइज, इफ आई ओपन अप योर माइंड, ट्रेड विंड्स बेसिकली क्या है? ट्रेड विंड्स आर नथिंग बट the deflection of the surface wind which comes from the subtropical high pressure to the equatorial low pressure. बस ये ध्यान में रखना, फिर कोई भी कैसे भी कंसेप्ट आए
कि सर ट्रेड विंड्स कौन से शोर पे ऑनशोर है, कौन से शोर पे ऑफशोर है, आप ऐसे यू सॉल्व कर लो। तो ट्रेड विंड्स का हमने नाम कहां से दिया है कि कहां से हमें आते हुए परसीव होती है। तो गाइस दीज आर नथिंग बट दी ट्रेड विंड्स। तो हमेशा ध्यान में रखना ट्रेड विंड्स क्या रहेगी, वो बेसिकली डिफ्लेक्शन रहेगा किसका, जो जो विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ पीजीएफ। तो जो डॉटेड लाइन मैंने निकाली वो आइडियल कंडीशन है, एंड ये जो मैं स्ट्रेट लाइन निकाली है विंड्स के लिए ये है बेसिकली द कोरियोलिस रिफ्लेक्शन। तो प्लीज ध्यान में रखिए, देखिए कैसे धरती का रोटेशन धरती पे विंड्स भी बनाता है, उनके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जस्ट इमेजिन अगर धरती घूमना बंद हो गई तो हमारी लाइफ ही जनाब डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो दिस इज द मदर नेचर। ओके, तो चलिए ये तो हो गया सर, आपने यहाँ का बता दिया, अभी ऊपर का बताइए। चलिए ऊपर का भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से दूसरी ब्रांच किस तरफ जा रही है, सब पोलर लो प्रेशर। अभी ये ब्रांच फिर से कहाँ बह रही है, इट इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस। अब जैसे ये सरफेस पे फ्लो करेगी, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल एडवेक्शन है, कौन सा फोर्स लगेगा, अगेन कोरियोलिस फोर्स। तो आइडियली ये विंड कैसे जानी चाहिए, ऐसे। आइडियली ये विंड कैसे जानी चाहिए, ऐसे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट क्या ये विंड ऐसी जाएगी, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो विंड किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, विंड डिफ्लेक्ट होगी अपने राइट में, लाइक दिस। विंड डिफ्लेक्ट होगी अपने राइट में, लाइक दिस। अगेन द सेम थिंग which I am discussing in the subtropical high pressure belt of the southern hemisphere and the subpolar low pressure belt of the southern hemisphere. Ideally the wind should go like this, ideally the wind should go like this, but क्या ये wind ऐसे जाएगी, ये अपने किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, this will be deflecting towards its left and this will be deflecting towards its left. Now मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ओके, एंड आई विल बी पॉजिंग फॉर 10 सेकंड्स। ओके, ये ट्रेड विंड्स को एंड ये विंड्स को आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो विंड्स आ रही है बेसिकली, ये विंड्स कैसे डायरेक्शन में आ रही है, एंड मैंने बेसिकली क्या इसमें डिफरेंट ड्रॉ किया है। सो आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 10 सेकंड्स टू लुक एंड एनालाइज कि देखिए क्या हुआ है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स एग्जैक्टली नाउ। चलिए 10 सेकंड्स और ले लीजिए, 20 सेकंड्स और ले लीजिए, हाफ मिनट लीजिए। ट्राई टू एनालाइज इसकी डायरेक्शन एंड इसके डायरेक्शन में मैंने क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू एनालाइज। ओके, द टाइम इज अप। देखते हैं किन किन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इसे एनालाइज किया। क्या आपको दिख रहा है कि मैंने इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा निकाल दिया, मैंने इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा ही निकाल दिया। सर आपने थोड़ा ज्यादा इसे घुमा नहीं दिया क्या, देखिए आपने तो इसको तो कम टर्न किया, बट आपने इनको तो बाप रे कितना ज्यादा टर्न कर दिया। ये टर्न मैंने क्यों किया। तो गाइस आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपर। थोड़ा एडवांस लेवल कंसेप्ट है, बट मुझे पता है कि आप सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं एंड ऐसे ही देते रहेंगे। तो गाइस जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है, जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ना, ओके, आप सबको पता है कोरियोलिस फोर्स एपरेंट फोर्स है। ये लगता है किस वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑल ऑफ यू नो। बट ऑलवेज रिमेंबर द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस कोरियोलिस फोर्स का जो डिफ्लेक्शन रहेगा, कोरियोलिस फोर्स यानी क्या, इसका डिफ्लेक्शन, इसका जो डिफ्लेक्शन है, ओके, इसका जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, टू द साइन एंगल ऑफ लैटिट्यूड, टू द साइन एंगल ऑफ लैटिट्यूड। so this is directly proportional to the sine angle of latitude. so never ever forget this. इसलिए अगर आप मुझे बताएंगे कि कोरियोलिस फोर्स सर इक्वेटर पे कितना है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोरियोलिस फोर्स एज इक्वेटर, तो साइन 0 कितना हो गया, साइन 0 इज 0।
एंड अगर आप मुझे पूछेंगे कि कोरियोलिस फोर्स सर पोल्स पे कितना है, तो पोल्स का लैटिट्यूड कितना है, 90 डिग्री। So you have 90 degree poles. So if I'm talking about poles, sin 90 will be 1. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कोरियोलिस फोर्स जो पोल्स पे है ये मैक्सिमम है एंड कोरियोलिस फोर्स जो इक्वेटर पे है ये मिनिमम है। तो क्या इक्वेटर पे हवा घूमेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या पोल्स पे हवा घूमेगी? हाँ, बहुत ज्यादा। एंड जैसे जैसे यू विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, आपका डिफ्लेक्शन जो है, योर डिफ्लेक्शन, ओके, आपका जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन क्या होते जाएगा? दिस डिफ्लेक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। प्लीज इसे ध्यान से समझिएगा एंड इसे अपने जहन में उतारिएगा कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, आपका कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन जो है, ये डिफ्लेक्शन क्या होगा जनाब? ये डिफ्लेक्शन आपका बढ़ते जाएगा। क्यों? बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जो है ये साइन एंगल ऑफ लैटिट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स रहेगा 0 एट द इक्वेटर एंड इट विल बी मैक्सिमम 1 एट द पोल्स। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, आपका डिफ्लेक्शन क्या होते जाएगा? विंड्स का बढ़ते जाएगा। इसलिए इफ यू सी इन दिस डायग्राम, देखिए मैंने ये विंड्स को डायरेक्टली बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हुए दिखा दिया एंड जैसे जैसे दिस इज 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ, जैसे जैसे आप 45 डिग्री एंड अबव जाना शुरू करेंगे, ये जो विंड्स है आपको और ज्यादा वेस्ट से आते हुए मिलेगी, और ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हुए मिलेगी। इसलिए ये जो विंड्स का परसेप्शन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे आप 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ से 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स इन द साउथ, अब जैसे जैसे जाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप 45 डिग्रीज ऊपर जाना शुरू करेंगे, ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स आपको और ज्यादा परसीव होगी। कहां से आते हुए? वेस्ट से आते हुए। जैसे हमने इस विंड्स का नाम रखा था जो हमें परसीव कहां से हो रही आते हुए? फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इसलिए हम लोगों ने इनका नाम क्या रख लिया? नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आप बोलेंगे सर ट्रेड क्यों? बिकॉज गाइज ट्रेड इसलिए बिकॉज इन्होंने, ये विंड्स ने पहले के काल में ट्रेड को फैसिलिटेट किया है। पहले क्या हमारे पास पावर्ड बोट्स थी? पहले क्या हमारे पास डीजल पावर्ड बोट्स थी? नहीं, पहले तो सब कुछ हवा के झोंकों के रुख से चलता था ना। हवा का झोंका आ गया, रुख बदल गया, उस तरीके से चलता था। तो इसलिए इन्हें हमने ट्रेड विंड नाम रखा। एंड ऊपर के विंड को हम लोग क्यों वेस्टर्लीज कहेंगे? बिकॉज वो हमें परसीव कहां से होगी आते वक्त? मोर एंड मोर फ्रॉम दी वेस्ट। क्यों? बिकॉज अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, आपका कोरियोलिस फोर्स का डिफ्लेक्शन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। इसलिए इनका नाम जो है, इनका जो नाम है, इनका नाम है वेस्टर्लीज। इनका नाम क्या है जनाब? इनका नाम है वेस्टर्लीज। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस एवर, कभी भी मत भूलना कि इनका नाम वेस्टर्लीज क्यों है। बिकॉज अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो आपको जो भी विंड्स है हमारी, ये विंड्स आपको और ज्यादा वेस्ट से आते हुए मिले। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। दीज विंड्स विल बी कॉल्ड एज westerlies. These winds will be called as. So guys, I hope कि आपको हमारी ट्रेड विंड समझ में आ गई है, हमारी वेस्टर्लीज समझ में आ गई कि इनका नाम वेस्टर्लीज क्यों है, इनका नाम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्यों है। ओके, जिंदगी में शेक्सपियर जी का डायलॉग है कि नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो ठीक है, नाम में तो कुछ रखा नहीं है, बट नाम का जो मीनिंग है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ओके, आपका नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके नाम का जो मीनिंग है, क्या आप उस मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप उस मीनिंग को अपने लाइफ में लाते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। एंड ये आप इंटरव्यू में प्लीज मत भूलिएगा, आपको पूछा जाएगा पर्सनैलिटी इंटरव्यू में कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। तो नाम में तो कुछ रखा नहीं है, बट नाम के अर्थ में पूरा संसार रखा हुआ है। ओके, चलिए, ये मेरी थोड़ा सा, मैं जियो फिलोसॉफी भी पढ़ा देता हूँ, ज्योग्राफी एंड कंबाइनिंग विद फिलोसॉफी, इसका नाम मैंने अलग रखा है, जियो फिलोसॉफी। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये चीजें भी पसंद आती होगी बीच बीच में। ओके, सो नाउ गाइस,
let us understand what is happening at the poles, because whatever is happening at the poles, it's very very strange. ये बहुत अलग है, एंड इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा आपके दिमाग को खोलना पड़ेगा. तो डू आई हैव योर परमिशन दैट आई ओपन अप योर माइंड मोर? ठीक है, क्या आप मेरा साथ और देंगे? जरूर देंगे सर. चलिए शुरू करते हैं. तो ये विंड्स तो अभी तक के हमें 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ के नीचे का तो सर समझ में आ गया. फिर सर थोड़ा सा पोल्स का बताइए. ठीक है, नाउ गाइस, पहले आइडियली ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो आइडियली विंड्स कैसे आनी चाहिए? ऐसे. आइडियली विंड्स कैसे आनी चाहिए? ऐसे. आइडियली विंड्स कैसे आनी चाहिए? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे. आइडियली विंड्स कैसे आनी चाहिए? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे, है ना. ये हमारी आइडियल डायरेक्शन है विंड्स की. ओके, बट नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, आपका कोरियोलिस फोर्स जो है, का जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ते जा रहा है. पोल्स पे कैसा है? ये मैक्सिमम है. So guys, now please understand this very very properly. See what is happening at the poles. So at the poles, okay, at the poles there exists a condition. Poles पे कैसा है? कोरियोलिस फोर्स जो है उसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है. बहुत मीन्स बहुत ज्यादा है. इट्स मैक्सिमम. तो पोल्स पे जो विंड्स बहती है, पोल्स पे जो भी विंड्स बहती है वो एक कंडीशन में बहती है जिसका नाम है जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन. जिसका नाम क्या है? जियोस्ट्रॉफिक. थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट आई होप कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे. इसे कहते हैं हम लोग जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन. ओके, एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में मैं आपको जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन क्या है बता देता. एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में. ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम्स का यूज करता हूं ताकि आप लोग और कंफर्टेबल हो जाए समझने के लिए. ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिएगा. ओके, okay, just imagine that okay, this is our Coriolis force and imagine this is our pressure gradient force. ये हमारा pressure gradient force. तो जो resultant movement है वो wind की, वो आप ले लीजिए. मैं उसे लाल डायरेक्शन में दिखा देता हूँ. ओके, resultant wind आप ले लीजिए कि resultant wind आपका इस डायरेक्शन में है. तो this is our resulting wind. ओके, तो ये हमारा CF है, ये हमारा PGF है. अभी अगर ये CF हमारा ऐसा है, दिस इज अवर CF, ओके, एंड हमारा PGF थोड़ा सा और ऐसा हो गया, दिस इज अवर PGF. तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ रहेगी विंड की? तो आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट डायरेक्शन विंड की कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगी. ओके, तो दिस विल बी अवर रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड. नाउ जस्ट इमेजिन अ कंडीशन कि हमारा CF, हमारा कोरियोलिस फोर्स कुछ इस तरीके का है, दिस इज अवर कोरियोलिस फोर्स, एंड हमारा PGF कुछ इस तरीके का है. ओके, PGF कुछ इस तरीके का है. तो अगर ऐसी चीज हो रही है कि हमारा कोरियोलिस फोर्स बैलेंस कर रहा है किसको? PGF को. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी प्रॉपरली. अगर ऐसी कंडीशन हो रही है जहां पे कोरियोलिस फोर्स जो है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को क्या कर रहा है? कैंसिल नहीं कर रहा है. ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्स जितना पावरफुल हो गया, एंड ये दोनों एक मेक को क्या कर रहे हैं? बैलेंस आउट कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हियर द CF एंड PGF आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर. दे आर नॉट कैंसलिंग. ये बैलेंस कर रहे हैं. ओके, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. जैसे हमारा सीसॉ होता है ना, हमारा सीसॉ होता है कि नहीं होता है? ओके, ये बीच में आप ट्रायंगल ले लीजिए. यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, यहाँ पे दूसरा पर्सन बैठा है. तो अगर ये दोनों बैलेंस कर देंगे तो क्या सीसॉ नीचे या ऊपर जाएगा? किसी डायरेक्शन में नहीं है. सीसॉ की पोजीशन ऐसे फिक्स रहेगी. अगर मैंने यहाँ पे सेम मास m रखा एंड यहाँ पे भी सेम मास m रखा, तो सीसॉ हमारा कैसा है? बैलेंस्ड है. तो गाइज पोल्स पे भी सेम चीज हो रही है. द कोरियोलिस फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द PGF. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का जो डिफ्लेक्शन है काफी ज्यादा है बाकी जगहों पे. ओके, ऑन द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन अर्थ द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द PGF, एंड हेंस यहाँ पे जो पोल्स पे हो रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन कहाँ पे है विंड्स की? रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन इज लाइक दिस.
दिस इज द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। एकदम स्ट्रेट विंड बहेगी। ये स्ट्रेट विंड कैसे बहेगी? आपका पीजीएफ है इस डायरेक्शन में, बट विंड आपके पीजीएफ के परपेंडिकुलर बह रही है। तो ये जो विंड है, ये विंड किसके पैरेलल बहना शुरू करेगी? दिस विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स। दिस विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स। किस वजह से? बिकॉज आपका कोरियोलिस फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है? पीजीएफ को। So now guys, please understand this through diagram, very important। जैसे ही आप पोल से आप जैसे इक्वेटर नहीं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आना शुरू करेंगे, कौन सा प्रेशर लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कैसा है? क्या ये कम इंटेंसिटी का है? नहीं, ये डिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है। क्यों? बिकॉज पोल्स पे Coriolis force deflection is maximum. Okay, and now because of this, जैसे ये विंड यहाँ पे आना शुरू कर देगी, ये विंड का क्या हो जाएगा? आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो तो विंड किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी? एकदम से अपने राइट में। ओके, तो द विंड विल बी डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स इट्स। ये विंड ऐसी आ रही है, ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंड आप अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो विंड किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? ऐसे। विंड किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी? ऐसे। तो गाइस, दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आप पोल्स पे जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू पोल्स, तो पोल्स पे आपको विंड क्या सब पोलर एल्टीट्यूड्स की तरफ आते हुए मिल रही है अलोंग द सरफेस? चलिए, थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा सा तो आके यहाँ पे मिलेगा। इट विल हैव फोर्स्ड अपलिफ्टमेंट अलोंग द 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। थोड़ी विंड तो आ जाएगी, बट पोल्स पे जो विंड है, आपको जो विंड यहां से यहां चली गई वो तो चली गई, बिकॉज हाई प्रेशर है तो थोड़ी विंड तो डाइवर्ज होगी। बट मेजोरिटी ऑफ द विंड जो है पोल्स पे आपको एक स्पेशलाइज्ड फिनोमेनन मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं दी पोलर वोर्टेक्स। दी पोलर वोर्टेक्स। तो इफ आई टेक यू टू पोल्स, अगर मैं आपको पोल्स पे लेके जाऊं तो आपको विंड कैसी मिलेगी? मेजॉरिटी ऑफ द विंड आपको पोल्स पे ही रोटेट होते हुए मिलेगी, जिसका नाम रहता है पोलर वोर्टेक्स। ये पोलर वोर्टेक्स किस वजह से बन रहा है? क्यों आपको पोल्स पे हवा ऐसे घूमती हुई मिल रही है? क्यों? बिकॉज ऑफ विच कंडीशन? बिकॉज ऑफ जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन। क्यों? यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ने बैलेंस आउट कर दिया है किसको? पीजीएफ को। तो विंड जो है वो अक्रॉस लैटिट्यूड ऐसे बह रही है। एंड ये पोलर वोर्टेक्स किस डायरेक्शन में बहेगा? ये पोलर वोर्टेक्स जो है ये ईस्ट टू वेस्ट बहेगा। ये ईस्ट टू वेस्ट बहेगा। ये ईस्ट टू वेस्ट बहेगा। इसलिए हम लोग इसे पोलर ईस्टर्लीज ना कहते हुए हम लोग इसे क्या कहेंगे? पोलर वोर्टेक्स। जो कैसे बहेगा? घूमती हुई हवा रहेगी पोल्स पे। जो हवा चली गई नीचे लैटिट्यूड्स की तरफ वो तो थोड़ा सा रहेगा, हाई प्रेशर एरिया है तो थोड़ा डाइवर्जेंस तो ऑफकोर्स रहेगा ही रहेगा। बट पोल्स पे आपको हवा कैसे मिलेगी? घूमती हुई मिलेगी। तो गाइस देखिए कैसे ज्योग्राफी, कैसे जियोफिजिक्स यहाँ के लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो जो बेचारे हमारे अंटार्कटिका के पेंगुइन्स हैं, जो हमारे आर्कटिक सर्कल के पोलर बियर्स है, वो बेचारे 6 महीने जब उनके यहाँ पे डार्कनेस रहता है तो 6 महीने वो उसमें से 3 महीने वो सिकुड़ के एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। क्यों? बिकॉज पोल्स पे घूमती हुई हवा रहती है। तो घूमती हुई हवा क्या करेगी? वहां के टेम्परेचर को और ज्यादा कम करेगी। तो बेचारे पेंगुइन्स 3 महीने तक अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने अंडों को संभाल के हुए एक ही पोजिशन में खड़े रहते हैं। देखिए लाइफ धरती पे कितनी डिफिकल्ट है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस एवरी डैम क्रिएचर ऑन अर्थ। तो गाइस आई होप कि आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट मी ट्राई टू शोकेस यू दिस थ्रू मैप्स। एंड ये मैप्स जो है मैं आपको आज बेसिकली रीजन्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे कैसे बहेगी। कल हम लोग इसका बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, कल इन द सेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि कैसे ये विंड्स धरती पे अलग अलग फीचर्स बनाती है। फीचर्स इन द सेंस कि कहीं पे आपको डेजर्ट्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको रेन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कहीं पे आपको परमाफ्रॉस्ट मिल रहा है, कि कैसे। तो इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 7, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज उसमें मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, मैप से भी हम लोग पढ़ेंगे, एंड और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है धरती के ऊपर लाइफ को। सो गाइज नाउ आई एम यूजिंग अ 3D मैप
ओके, मैं 3D एटलस यूज कर रहा हूँ धरती का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एंड मैं सेक्टर वाइज जाऊंगा, सेक्टर वाइज इन द सेंस कि आई विल शोकेस कि कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहते हैं। ओके, तो गाइस दिस इज अवर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ओके, ये हमारा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज अवर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दिस इज ऑल्सो अवर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सो विंड्स कैसी बहेगी, तो यहाँ से ये विंड्स इस डायरेक्शन में बहेगी, यहाँ से ये विंड्स इस डायरेक्शन में बहेगी, यहाँ से ये विंड्स इस डायरेक्शन में बहेगी, यहाँ से ये विंड्स इस डायरेक्शन में बहेगी। सो इसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड्स, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड्स। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रेड्स। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि इंडिया में कौन सी विंड्स ऑनशोर है, ऑनशोर मींस कौन सी विंड्स ईस्ट कोस्ट पे ऑनशोर है, तो आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊं, इफ आई टेक यू टू द यूरोपियन लैटिट्यूड्स यहाँ पे, ओके चलिए धरती को घुमा देते हैं थोड़ा सा। ओके, let me quickly rotate the earth for you. Okay, so if I'm now taking you to the European latitudes, तो यूरोपियन लैटिट्यूड्स में कैसी विंड बहेगी, यू विल हैव दी वेस्टर्ली विंड्स। एंड आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेस्टर्लीज आपको और ज्यादा कहां से आते हुए मिलेगी, वेस्ट से। तो दिस विल बी अवर वेस्टर्लीज विंड। वैसे ही यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्टर्ली विंड्स ऐसे आपको बहती हुई मिलेगी। Okay, and now lastly if I take you to polar region, अगर मैं आपको यहाँ लेके जाऊँ तो बेसिकली आपको विंड कैसी मिलेगी, विंड आपको फ्लो करती मिलेगी इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। एंड ये जो पाथ रहेगा ये कैसे रहेगा, इट विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये इस डायरेक्शन में आपको ये विंड बहती हुई मिलेगी, वेयर along the poles like this, इसे हम लोग कहेंगे पोलर वोर्टेक्स। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन। ओके, पोलर वोर्टेक्स फूट गया तो क्या, ठीक है। द सेम थिंग यू विल फाइंड इन अंटार्कटिका टू। ओके, द सेम थिंग आपको कहाँ मिलेगी, ऑल्सो फाइंड इन अंटार्कटिका। सो ध्यान से देखिएगा, अंटार्कटिका में सेम हवा ईस्ट टू वेस्ट ऐसे आपको सर्कल करते हुए मिलेगी। ओके, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, पोलर वोर्टेक्स। तो गाइज आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज सबको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा एंड आप सबको अभी ये सीरीज का सिग्निफिकेंस समझ रहा है कि ज्योग्राफी कितना मैटर करती है। एंड बिफोर एंडिंग माय लेक्चर मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ओके, मेरा टेलीग्राम पे ओपन चैनल नहीं है, आई हैव अ ओपन ग्रुप ऑन टेलीग्राम। ये मेरी खासियत है, खासियत इन द सेंस कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे जहाँ पे खुद बच्चे ही बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं, तो मुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है तो मैं यहाँ पे बीच में आता हूँ। एंड आई ऑल्सो कीप ऑन शेयरिंग करंट अफेयर्स, बट वही जो रेलेवेंट रहते हैं। तो आपको मेरे तरफ से एक वीक में 1 या 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, रेस्ट एक ओपन ऐसा डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे ही बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं एंड फैकल्टी जो है वो बहुत एंड में आती। तो गाइस दिस इज अ ओपन ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। ओके, इसे ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे बस सर्च कर लीजिए @ज्योग्राफी बाय प्रीतेश, आपको डेफिनेटली मिल जाए। तो गाइज आई होप कि आप लोग मेरा साथ देंगे इस जर्नी में एंड आप लोग मुझसे ऑप्शनल भी पढ़ेंगे। एंड आप सबसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स कीजिए, नीचे इसे शेयर कीजिए, बिकॉज आप जितना कमेंट करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतनी हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS आई एक्सटेंड माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू एवरीवन। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आपका बहुमूल्य टाइम मुझे दिया एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे इन नेक्स्ट सेशन जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो टिल देन please take good care of yourself and please be happy and keep on smiling. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।